स्टूडेंट्स, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कोशिका की संरचना, और ये जो है ये पार्ट है जेबीटी या डीएलएड के साइंस वाले पोर्शन में से है। 2.1 ए का पार्ट है। पार्ट बी करेंगे हम, सेकंड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम जो बेसिक सा करेंगे वो करेंगे कोशिका की संरचना। मैं उतना ही करवाऊंगी जितना जेबीटी या डीएलएड में दे रखा है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से कर लीजिए। तो सबसे पहले कोशिका की संरचना में आता है कोशिका की शेप एंड साइज। सबसे पहला पॉइंट जो आता है शेप एंड साइज की, कोशिका का साइज क्या होता है, शेप क्या होती है, ठीक है। तो पहले जो कोशिका का शेप की बात करें तो शेप जो है, इसका आकार जो है वो क्या है, लंबी भी हो सकती है ये, ठीक है, गोलाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है। बहुत सारी शेप है इसकी, अलग अलग नाव जैसी शेप भी हो सकती है। काम के हिसाब से कि कहाँ पे कोशिका है, किस ऑर्गेनिज्म में कोशिका है, उसी हिसाब से कोशिका की जो है शेप होती है, ठीक है। तो अलग अलग शेप में अलग अलग जगह पे एक ही एनिमल के अंदर बहुत सारी शेप की कोशिकाएं हो सकती है, आकार की कोशिकाएं हो सकती है, या अलग अलग एनिमल्स या प्लांट्स की जो कोशिका की शेप है वो अलग अलग हो सकती है। अब बात आती है साइज की, तो साइज भी बहुत ज्यादा वेरी करता है कोशिकाओं में। बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी भी हो सकती है। नॉर्मली हम कोशिका को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी है जो नंगी आंखों से भी दिखाई देती है। कैसे? अब मान लीजिए सबसे छोटी जो होती है प्लूरोन्यूमोनिया एक सेल होती है जो 0 से लेके 1 माइक्रोन तक का साइज होता है। माइक्रोन बहुत छोटा जो है साइज की यूनिट है, 10⁻⁻⁶ होती है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी कोशिका होती है, 0 से 1 माइक्रोन। और सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो नर्व सेल होती है, नर्व सेल तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, 1 मीटर तक लंबी होती है। और अगर हम बड़ी साइज में बड़ी की बात करें तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक का होता है, जो नंगी आंखों से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सब एक कोशिका का क्या है, साइज है। बाकी वेरी करती है साइज में, मैंने पहले ही बताया था। ये कुछ 3 आप डाटा अगर याद कर लेते हो तो काफी है, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कोशिका का नंबर। सेकंड पॉइंट इसमें आता है नंबर, संख्या, ठीक है, संख्या। कोशिका जो है, एक कोशिकीय जीव भी बहुत सारे हैं, जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और क्या है, पैरामीशियम जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह बहुत सारे होते हैं जो एक कोशिका से बने हुए होते हैं। और जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है एनिमल्स का, प्लांट्स का, बहुत क्या कहते हैं, हजारों करोड़ों में संख्या होती है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो करोड़ों में संख्या है कोशिकाओं की, इसी तरह कोई प्लांट की बात करें तो करोड़ों में संख्या है। संख्या जो है वेरी करती है, 1 से लेके करोड़ों तक हो सकती है, ठीक है। किसी एनिमल का साइज बड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कोशिका बड़ी बड़ी होगी, ऐसा नहीं है। अगर किसी एनिमल का साइज बड़ा है तो उसमें कोशिका की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आता है स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो क्या आता है, स्ट्रक्चर, संरचना। अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना की। अगर हम संरचना की बात करें तो कोशिका जो है 3 तरह से की चीजों से बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और रिक्तिका। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एनिमल और प्लांट सेल का एक बना के डायग्राम बताया था, लेकिन फिर यहाँ से पे थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं कर रही। और कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ क्या होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। किसमें होती है, पादप कोशिका के अंदर होती है, प्लांट सेल में, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम एक बार मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाया था हमने। एक बड़ी सारी रिक्तिका होती है इसके बीच में, और जो न्यूक्लियस होता है वो एक तरफ जो है लाई करता है,
ठीक है। बाकी इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये वैक्यूल है, रिक्तिका जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस है, और बाकी सारे बॉडी पार्ट भी होते हैं इसके अंदर, सॉरी सेल ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके बाद राइबोसोम्स, ठीक है, और गोल्जी बॉडी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, क्लियर करने के लिए बताया। एक बार मैंने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि डिटेल में काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये सिर्फ मैंने सिंपल सा बताया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है, ठीक है। किससे बनी होती है? दो चीजों से बनी होती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, जिसमें जो पैक्टिन होता है वो पैकिंग का काम करता है। पैकिंग, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुरादा होता है, लकड़ी का बुरादा होता है, अगर उसमें आप गोंद मिला दें तो वो चिपक जाता है ना। इसी तरीके से जो लकड़ी का बुरादा है, उस टाइप का जो मटेरियल है वो तो सेलुलोज का काम करता है, जिससे सेल वॉल बनी हुई होती है, ठीक है। और जो पैक्टिन होता है वो उस सेलुलोज को जोड़ने का काम करता है, जैसे गोंद करता है उसी तरीके का, लेकिन गोंद नहीं है ये, ठीक है। तो ये दो मटेरियल जो है मिलके क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। और इन दोनों से जो बाहरी सेल वॉल बनती है उसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जो अंदर की तरफ डिपॉजिट होती है लिग्निन की डिपॉजिट होने से दूसरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोशिका भित्ति है, ये किससे बनी हुई है? सेलुलोज और पैक्टिन से, लेकिन इसके अंदर फिर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है और इसका जो शेप, जो साइज होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। इसको जो बोलते हैं, लिग्निन के डिपॉजिट होने की वजह से इसको जो बोलते हैं, इसको सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है। इसका काम क्या है सेल वॉल का? ये तो हो गया सेल वॉल का स्ट्रक्चर, किससे बनी होती है? दो तरह की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जो होती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जो दो सेल के आपस के बीच में दीवार का काम करती है, पैकिंग का काम करती है, ठीक है। और पैक्टिन उसको जोड़े रखता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है लिग्निन के डिपॉजिट होने की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। अब हम करेंगे इसका कार्य क्या है। कार्य, कोशिका भित्ति का कार्य, पहला काम तो क्या है? कोशिका भित्ति आकार देती है, कोशिका को क्या देती है? आकार। दूसरा काम क्या है? दृढ़ता, मजबूती देती है, कोशिका को मजबूती देती है। तीसरा इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा जो क्या काम करते हैं? खाद्य परिवहन में हेल्प करते हैं, खाद्य परिवहन में। किस तरीके से? अब देखिए सेल वॉल जो है काफी मजबूत होती है, तो इसमें से फिर मटेरियल अगर अंदर या बाहर नहीं जाएगा तो सेल डेड हो जाएगी। इन्हें खाना भी चाहिए, इन्हें पानी भी चाहिए, इन्हें जो कोशिका होती है इन्हें ऑक्सीजन गैसेस भी चाहिए होती है। तो वो जो होती है वो इसमें सेल वॉल के अंदर कुछ छेद होते हैं, छिद्र बोलते हैं जिनको, वो क्या काम करते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं उनको, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं? छिद्र जैसे होते हैं, इसलिए बाहर से अंदर, अंदर से बाहर मटेरियल को के आवागमन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो तीसरा काम क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इनमें क्या होता है? खाद्य परिवहन होता है। चौथा क्या होता है? प्रोटेक्शन या रक्षात्मक आवरण भी बोल देते हैं। नॉर्मली ये झिल्ली जो है बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी डिजीज के ये कोशिका भित्ति जो होती है डिजीज के बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को इजिली अपने अंदर एंटर नहीं करने देती, ठीक है। तो ये सब कार्य होते हैं कोशिका भित्ति के। कोशिका भित्ति का एक छोटा क्वेश्चन आ भी सकता है, क्या होती है कोशिका भित्ति, किससे बनी होती है, क्या होती है, कहाँ होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर और क्या इसके कार्य? 2 नंबर का क्वेश्चन इससे
बन सकता है। ठीक है, जीवद्रव्य क्या होता है? जीवद्रव्य दो चीजों से बना हुआ होता है। जीवद्रव्य में दोनों तरह के यौगिक होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक दो तरह के जो है इसमें, कार्बनिक और अकार्बनिक दो तरह के इसमें मटेरियल होते हैं। कार्बनिक क्या होते हैं? इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ अमाउंट में सल्फर से भी बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। ये वृद्धि और आकार में सहायता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्च, मड हो गया, ठीक है, या क्या कहते हैं इसमें, सेलुलोज हो गया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, जैसा कि नाम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए होते हैं। फैट्स होते हैं इसके अलावा इसमें। फैट्स क्या होते हैं? लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, हम बाद में करेंगे। इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और बहुत सारे मटेरियल बनाने में जो है फैट्स जो है हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें रेगुलेटरी मटेरियल होते हैं। इससे पहले न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल्स होते हैं, डीएनए, ठीक है, डीएनए, आरएनए हम बाद में करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो मोस्टली केंद्रक में, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी मटेरियल होते हैं, रेगुलेटरी मटेरियल पदार्थ, रेगुलेटरी मटेरियल्स होते हैं जिसमें हार्मोन्स हो गए, अलग अलग जो है कुछ विटामिन्स हो गए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गए, जो अलग अलग हेल्प करते हैं, जिनके अलग अलग काम होते हैं। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस जस्ट इतना काफ़ी है इसके लिए। अकार्बनिक में इसमें जल होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में 65.90% होता है, चाहे जंतु सेल है, चाहे पादप सेल है, पादप कोशिका है। ठीक है, इसके अलावा लवण होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, गैसेस होती है। इसके अलावा इसमें कुछ और जैसे लवण कौन से, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ऐसे बहुत सारे लवण भी होते हैं इसमें। तो ये अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब इसकी जीवद्रव्य की बात करें कि जीवद्रव्य में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं जीवद्रव्य के। ठीक है, कोशिका की संरचना में हमने 3 भाग पढ़े हैं, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और रिक्तिका। तो कोशिका भित्ति हमने पढ़ लिया है, अब हम करेंगे जीवद्रव्य। जीवद्रव्य जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, 2 तरीके से बना हुआ होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे जीवद्रव्य के भाग। पहला भाग है कोशिका कला, कोशिका कला। ठीक है, बी भाग इसका होता है कोशिका द्रव्य, और सी भाग होता है केंद्रक। तो हमारी जो बुक में दिया हुआ है वो कोशिका कला दिया हुआ है, तो हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कोशिका कला क्या होती है? कोशिका कला जो होती है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में, दोनों में होती है। जंतु कोशिका में यही होती है और पादप कोशिकाओं में सेल वॉल या कोशिका भित्ति के अंदर वाली भाग में होती है। ठीक है, इसका जो मॉडल की है कैसी दिखती है, रॉबर्टसन ने दिया था, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोल देते हैं इसको, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है रॉबर्टसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है, कैसे होता है कि यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर है, दोहरी परत है लिपिड की, या बाइलेयर बोल देते हैं। इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर 2 परत है जो 45 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। कितनी होती है? 45 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है चौड़ाई की। ठीक है, तो 45 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है, और ये जो होती है लिपिड की बाइलेयर है। बाइलेयर ऑफ लिपिड या लिपिड की दोहरी परत, फैट्स भी बोल देते हैं, लिपिड्स फैट्स एक ही बात होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स के भाग जो होते हैं इसके बीच में होते हैं। ठीक है,
जिनको आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं, आंतरिक प्रोटीन, ठीक है। और कुछ जो होती है इस मेम्ब्रेन के ऊपर वाले भाग में होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, बाह्य प्रोटीन्स। और इन सबकी मोटाई जो मिला के जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। और इसमें से कुछ पदार्थ जो अंदर आ सकते हैं, कुछ बाहर आ सकते हैं, सभी को नहीं आने जाने देती है, इसलिए इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो था कोशिका कला के बारे में। अब हम करेंगे इसके जो है कार्य, कि कोशिका कला के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे कोशिका कला के कार्य। कोशिका कला के क्या क्या कार्य होते हैं? पहला इसका जो कार्य होता है वो होता है रक्षात्मक आवरण। रक्षात्मक आवरण, कोशिका कला जो होती है एक रक्षात्मक आवरण बनाती है जो है कोशिका की, और उसके अंदर वाले जो भाग पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सेल जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, जो भी अंदर के पार्ट है उन सब की रक्षा करती है। दूसरा इसका काम होता है आकार देना, कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, ठीक है ना। जो इसका काम होता है कोशिका द्रव्य के घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है, घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कैसे? अब देखिए हमारा जो घर होता है, घर में एक चार दीवारी होती है जो हमें दूसरे लोगों से, गली से, दूसरे लोगों के घरों से अलग करते हैं हमारे घर को। इसी तरीके से जो कोशिका कला होती है वो कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। चौथा इसका कार्य क्या है कि आवागमन का नियंत्रण और संचालन करती है। आवागमन का नियंत्रण व संचालन कैसे? अब देखिए कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ को बाहर, जैसे कुछ लवण है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या अगर सीधी भाषा में कहें तो इनका जो खाना होता है कोशिकाओं का वो अंदर आता है, या जो वेस्ट मटेरियल होता है कोशिका से बाहर जाता है, तो उन सब का जो नियंत्रण है वो कोशिका कला करती है। और ये सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर आने देती है, सिलेक्टेड को ही बाहर जाने देती है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM भी बोल देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो ये सब था कोशिका कला के बारे में। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जो होता है जिसके अंदर सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वो कोशिका कला के अंदर रहता है। और जितने भी सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थ, वैक्यूल्स, जितने भी जो भी सब्सटेंस होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं, ठीक है। केंद्रक एक सेंटर में, जैसे जंतु कोशिका के अंदर सेंटर में एक स्ट्रक्चर होती है, या प्लांट सेल के अंदर एक थोड़ा साइड में लगा होता है, क्योंकि वहां पे रिक्तिका बड़ी होती है, तो जो है सेल वॉल की तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ एक साइड में होता है। तो ये पार्ट जो है हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही आपके दे रखे, लेकिन कोशिका कला जो है ये आ सकता है, क्या होती है, कहाँ होती है, क्या स्ट्रक्चर और क्या इसके कार्य है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बड़ा क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं जिसमें हम कोशिका की संरचना की बात करें, उसमें ये सब पार्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका क्या होती है? अब हम करेंगे रिक्तिका, जो तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट क्या होता है? वैक्यूल्स या रिक्तिका। ये जो है प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी रिक्तिका होती है, या कुछ छोटी छोटी भी हो सकती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर बड़ी रिक्तिका नहीं होती, छोटी छोटी हो सकती है उसमें, ठीक है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कार्य मेन है। पहला इसका जो कार्य है वो क्या है? स्फीति प्रदान करना।
सेल को जो है ये स्फीति प्रदान करती है, जिसकी वजह से सेल जो है फूली हुई रहती है और वो जो है सिकुड़ती नहीं है। दूसरा जो काम क्या है, इसमें जल, भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण रहता है। जल, भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण रहता है। और तीसरा जो है, इसमें क्या होता है, कुछ लवक होते हैं, जो रंगीन पुष्प जो होते हैं, जिन पौधों में कलर होते हैं फूलों के अंदर या पौधों की पत्तियों के अंदर, उसके लिए कुछ लवक जो होते हैं, रंगीन जो केमिकल्स हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली, वो जो लवक होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। तो ये 3 काम होते हैं रिक्तिका के। ठीक है, अब जो करेंगे हम ये करेंगे कि जो कोशिकाओं के अंदर जो आवागमन होता है वो किस तरीके से होता है। अब जो करेंगे कला अभिगमन, अब जो हम करेंगे वो क्या है, कला अभिगमन या सेल ट्रांसपोर्ट। सेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का आवागमन किस तरीके से होता है। 3 तरीके से होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिफ्यूजन को हम विसरण बोल देते हैं, ऑस्मोसिस को परासरण और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ही बोलते हैं। हिंदी का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रखा, थोड़ा सा एक लाइन है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना। ठीक है, हमें ये दोनों करने हैं, क्या होते हैं, और ये मैं आपको डिफरेंस के साथ बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो आता है मेनली डिफरेंस और इनका महत्व आता है, तो वो मैं साथ साथ ही बता दूंगी कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या महत्व है, कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन जो होता है ठोस, द्रव और गैस, तीनों तरह के पदार्थों में होता है। ठीक है, जो ऑस्मोसिस होता है ये सिर्फ द्रव पदार्थों में होता है। ठीक है, दूसरा जो है डिफ्यूजन या विसरण जो होता है, इसकी खास बात ये होती है कि इसके लिए जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं चाहिए, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जबकि इसमें एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली यहाँ पे चाहिए। तीसरा इसमें क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे जो विसरण, जो पदार्थों का आवागमन होता है वो अधिक घनत्व से कम घनत्व में होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे पौधे की जड़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये एक जड़ है। ठीक है, यहाँ पे बाहर क्या है, लवण और जल है मिट्टी के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि अंदर जो है लवण की मात्रा क्या है, कम है, कम लवण है, खनिज लवण, और बाहर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो बाहर से लवण जो है अंदर की तरफ जाएंगे, ज्यादा घनत्व से कम घनत्व की तरफ, क्योंकि लवण ज्यादा है, अंदर से ज्यादा है, जबकि बाहर वैसे तो पानी ज्यादा है, लेकिन अंदर से लवण की जो मात्रा है यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से कम की तरफ जो है जब लवण जाते हैं, ये जो है ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। या एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो एक पानी में गिलास लीजिए, उसमें इंक की एक ड्रॉप डालिए, तो इंक क्या होती है, सारे गिलास में थोड़े टाइम के बाद फैल जाती है। तो ज्यादा इंक के जहां पार्टिकल थे वहां से इंक के जो पार्टिकल है वहां पे चले गए जहां पे कम इंक है। ठीक है, तो ये क्या था, डिफ्यूजन या विसरण। ठीक है, इसमें जो होता है इसमें उल्टा होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे कम घनत्व से ज्यादा घनत्व की तरफ आवागमन होता है, की तरफ पदार्थ जाता है, पदार्थ का गमन होता है। कैसे होता है ये मैं आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे जड़ ही है, वही दोबारा एग्जांपल लेते हैं। जड़ के अंदर कुछ मूल रोम होते हैं, ठीक है, धागे जैसी संरचनाएं होती है। ठीक है, अब क्या है कि धागे जैसी संरचना के ऊपर क्या है, एसपीएम है, सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन। अब बाहर वही क्या है, लवण प्लस जल, ठीक है। अब पानी ज्यादा है, लवण हालांकि अंदर से ज्यादा है बाहर, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों की मात्रा देखें तो जल ज्यादा है, ठीक है। अब जल ज्यादा है तो क्या होगा, अंदर जल क्या है, कम है, लेकिन अंदर लवण भी कम है और जल भी कम है, तो ज्यादा क्या है, अंदर क्या है, गाढ़ा घोल है, बाहर क्या है, पतला घोल है। जैसे हम कोई सब्सटेंस घोल रहे हैं, एक तो ज्यादा पानी में चीनी घोलो, बहुत ज्यादा पानी में चीनी घोलो, एक थोड़े से पानी में चीनी घोलो, तो थोड़ा सा पानी में अगर चीनी घोलते 2 चम्मच, मान लीजिए हमने 1 कप पानी में 2 चम्मच चीनी घोली और एक तरफ हमने 1 जग पानी में 2 चम्मच चीनी घोली, तो 1 कप वाला पानी क्या होगा, मीठा होगा, तो अंदर उसकी क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और जो ज्यादा 1 जग वाला पानी है वो थोड़ा सा फीका होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे ज्यादा पानी में कम लवण घुले हुए हैं और अंदर क्या है, कम पानी में कम लवण है, तो अंदर क्या है, घनत्व क्या है, ज्यादा, और बाहर क्या है, कम घनत्व है। तो यहाँ पे जल जो है, यहाँ पे जल जो है बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, वो ओस्मोसिस की प्रोसेस से जाएगा, प्रासरण विधि से जाएगा, तो यहाँ पे कम घनत्व से ज्यादा घनत्व की तरफ गमन होगा पदार्थों का, ठीक है। तो ये तो एक 3 हो गए डिफरेंस। अब इसमें महत्व की अगर बात करें, महत्व में मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई थी कि डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में जड़ें जो है, लवणों का अवशोषण, जड़ों में लवणों का अवशोषण जो होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसके अलावा जो रंध्रों में या स्टोमेटा में, रंध्रों में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो जो होता है डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। और तीसरा जो जल का वाष्पन होता है, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्पन, कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन जो बाहर छोड़ी जाती है वो किसकी हेल्प से होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये 3 थे इसके महत्व डिफ्यूजन के। अब हमारा इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है कि महत्व, प्रासरण का महत्व। हमने यहाँ पे 6 महत्व लिखे हुए हैं मैंने, कि जल का जो अवशोषण होता है जड़ों के द्वारा, पौधों में जल का जो अवशोषण होता है वो प्रासरण की हेल्प से होता है। दूसरा जो कोशिकाएं हैं, पत्तियां हैं, फूल है, उनमें स्फीति बनी रहती है प्रासरण की सहायता से। तीसरा जो सब्जियां हम पानी छिड़क के रखते हैं, आप लोगों ने रेडी वगैरह पे देखा होगा, तो वहाँ पे पानी छिड़क के रखते हैं सब्जियों में जिससे वो ताजा रहती है, ठीक है। चौथा जो पदार्थों का चलन होता है, एक सेल से, एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जल का या पदार्थों का जो चलन होता है वो प्राचरण की सहायता से होता है। पांचवा जो कोशिका में वृद्धि होती है वो स्फीति बनी रहती है और इसी वजह से कोशिका में वृद्धि होती है। और छठा जो है रंध्रों, स्टोमेटा का जो खुलना और बंद होना, वो सारा प्राचरण की विधि पे निर्भर करता है, ठीक है। लास्ट इसमें आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपने आप, जैसे इन दोनों में क्या था, चाहे जल था चाहे लवण थे चाहे पदार्थ थे, अपने आप कोशिका के अंदर आ रहे थे, जा रहे थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें किसी एजेंट की जरूरत होती है, इसमें ऊर्जा लगती है कोशिका की, तो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी। तो आज हमने किया कोशिका की संरचना के बारे में, ये भाग बी है द बेसिक यूनिट ऑफ साइंस का, और भाग सी में हम गुणसूत्र और आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे से पूछिए, और डीएलएड के स्टूडेंट्स इसके नोट्स बना लीजिए।